दोस्तों, आप सभी लिसनर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिन प्यारे लिसनर ने पिछली कहानी पर सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, उन सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे भी यही आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल को ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। और उन प्यारे लिसनर के नाम मैं आप सबके सामने लेना चाहता हूं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। यश जी इटली से, एच परसन जी, मेहंदी हसन जी आसाम गुवाहाटी से, उमेश कुमार गुप्ता जी हरदोई यूपी से, सोनाली पवार जी, कविता चौहान जी मुंबई से, सूर्यकांत पाटिल जी टैभुनी से, हैदर जी लंदन से, सुरेश वाट जी नागपुर से, साइद रज्जाद पेदापली तेलंगाना से, रौफ मलिक जी ग्लासगो लंदन से, बिशिकेशन मोहंती चंदीखोल उड़ीसा से, सरयू प्रजापति जी झारखंड से, उमा गोस्वामी जी, राशिद अली जी भोपाल मध्य प्रदेश से, अमरीश छेदा जी मुंबई से, हैप्पी सिंह जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे रेगुलर और कुछ नए लिसनर के नाम। दोस्तों, हमारी खतरनाक और रोमांचक कहानी चल रही है जिसका नाम है ठाक का आदमखोर बाघ। ये कहानी मशहूर ब्रिटिश शिकारी और जंगल प्रेमी जिम कॉर्बेट जी की लिखी किताब कुमाऊं के नरभक्षी से ली गई है, जिसमें जिम कॉर्बेट साहब ने अपने खतरनाक शिकार अनुभवों को साझा किया है। हमारे देश के गहरे जंगलों में एक समय ऐसा भी था जब आदमखोर बाघों ने गांवों की नींद छीन ली थी। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे और बच्चे घर के अंदर छिपा दिए जाते थे और रात की हर आहट पर दिल दहल जाता था। ऐसे में कुछ बहादुर लोग थे जो इन बाघों का पीछा करते, उनके निशान पड़ते और गांव वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते थे। उन्हीं बहादुर लोगों में से एक थे ब्रिटिश शिकारी जिम कॉर्बेट जी, जिनकी कहानी आज आप सुनने वाले हैं। ऐसी सच्ची घटनाओं और खतरनाक मुकाबलों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे घने जंगल के बीच मौत के सामने खड़े होकर एक एक गोली की कीमत समझकर उन आदमखोरों बाघों का अंत किया जाता था, तो जुड़े रहिए हमारे साथ पुराने दौर की कहानियों के इस सफर पर। ऐसे ही खतरनाक और रोमांचक किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, जहां हर किस्सा संजीव होगा और आपको महसूस होगा जैसे हर घटना आपकी आंखों के सामने ही हो रही हो और रात के अंधेरे जंगल में आप किसी पेड़ या झाड़ी के पीछे डरे सहमे सब कुछ होता देख रहे हों और आपके दिल की धड़कनें रात के सन्नाटे में गूंज रही है। और जो खौफ उस वक्त उन लोगों ने देखा होगा, वही खौफ आप भी वैसे ही महसूस करोगे। अगर आप ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टोरी शॉर्ट चैनल को, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया अभी कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी ठाक का आदमखोर बाघ, जिसका आज दूसरा भाग है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि जब जिम कॉर्बेट जी रात में बाघिन द्वारा मारे इंसानी शव के पास मचान पर बैठे थे, तो रात के 11 बजे घाटी में से एक भालू मानव गंध लेता हुआ लाश के पास पहुंच जाता है। और अब कहानी वहीं से आगे बढ़ाते हैं। वो भालू समतल जमीन पर पहुंचा और कुछ गज दूर बैठ गया। जब उसे यकीन हुआ कि मानव की गंध उसे कोई खतरा नहीं दे रही, तो वह उठकर जोर से चीखा, जैसे वह अपने साथियों को बुला रहा हो, और उसकी आवाज घाटी में गूंज उठी। फिर बिना हिचक के वह सीधा शव की तरफ बढ़ा, और जब उसने अपना नाक उसके पास लगाई तो मैंने अपनी राइफल की नली उसकी दिशा में कर दी। और हिमालयी भालू द्वारा मनुष्य को खाए जाने की मुझे सिर्फ एक ही घटना का पता है। उस समय एक घास काटने वाली औरत चट्टान की चोटी से गिरकर मर गई थी। उसकी बुरी तरह टूटी फूटी लाश को देखकर एक भालू उसे उठा ले गया और खा गया। पर यहां जिस भालू पर मैं अपनी दूरबीन टिकाए बैठा था, वह तो जैसे मानव मांस को छूने से भी परहेज कर रहा था। मारे गए आदमी के शरीर को उसने बस देखा, सूंघा और बिना छुए पश्चिम की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाकर वह रुका, फिर आगे बढ़ गया। उसकी आवाजें घाटियों में विलीन हुई और जंगल अपनी पुरानी शांति में लौट आया। सूरज उगने के कुछ समय बाद ही वह शांति टूट गई जब एबटसन वहां पहुंचा।
उसके साथ मृत व्यक्ति का भाई और कुछ अन्य लोग भी थे। उन्होंने आदरपूर्वक उस शव को सफेद कपड़े में लपेटा और 2 बल्लियों रस्सियों से अर्थी बांधकर शारदा नदी के किनारे बने श्मशान घाट की ओर ले गए। रास्ते में वे राम नाम सत्य है और उसकी प्रतिध्वनि सत्य बोलो गत है हर कदम पर दोहराते जा रहे थे। लगातार 14 घंटे ठंड में बैठे रहने का असर मुझ पर भी हुआ, लेकिन इबटसन द्वारा लाई गई गर्म चाय और भोजन लेने के बाद मैं संभल गया और थकान ज्यादा महसूस नहीं हुई। 27 तारीख को इबटसन और उसकी पत्नी नीचे चूका तक चले गए। उसी रात शेरनी लत्या नदी पार कर हमारे पड़ाव के पीछे वाले छोटे जंगल में चली गई। इस छोटे जंगल से होकर एक रास्ता निकलता था जिसे गांव वाले पहले हमेशा उपयोग में लाते थे, मगर अब नरभक्षी के डर से वह रास्ता सुनसान पड़ा रहता था। 28 तारीख को जब इबटसन की चिट्ठियां ले जाने वाले 2 हरकारे देर हो गए तो उन्होंने समय बचाने के लिए वही छोटा रास्ता पकड़ लिया। सौभाग्य से आगे चलने वाला व्यक्ति सतर्क था। उसने शेरनी को देखा। वह धीरे धीरे रास्ता पार कर उनसे आगे जाकर झाड़ियों के किनारे लेट गई थी। हरकारे घबराकर भागते हुए वापस आए, राइफलें उठाई और हम दोनों शेरनी का पीछा करने निकल पड़े। हमें उसके पैरों के निशान मिले, पर वह दिखाई नहीं पड़ी। घने हिस्से से हमें उसके चलने की हल्की आवाज जरूर सुनाई दी। 29 तारीख को थाक गांव से खबर आई कि पिछली रात उनका एक बैल वापस नहीं लौटा। खोजबीन करने पता चला कि शेरनी ने उसे मार कर ले गई है। हम जल्दी खाना खाकर रस्सियां लेकर मचान बनाने निकले। जिस खड्ड में मैं अप्रैल में बड़े शेर पर गोली चला चुका था, उसी के नीचे 2 चट्टानों के बीच वह बैल फंसा हुआ मिला। शेरनी ने उसका पिछला हिस्सा खाकर बाकी छोड़ दिया था। वहां जमीन पर खून बिखरा हुआ था। इब्रतसन और मैंने पग चिन्ह ध्यान से देखे। बोझ भारी था, इसलिए शेर या शेरनी नरभक्षी है या नहीं ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस इलाके में अब हर शेर संदिग्ध था। मैंने तय किया कि मारे हुए शिकार पर बैठना ही उचित होगा। पास में मचान बांधने लायक सिर्फ एक ही पेड़ था। जैसे ही आदमी पेड़ पर चढ़ने लगे, नीचे घाटी से शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। जल्दी जल्दी कुछ रस्सियां 2 डालों के बीच बांध दी गई। इबटसन निगरानी के लिए नीचे खड़ा रहा और मैं उस अस्थायी, बेहद असुविधाजनक और मेरे जीवन के सबसे खतरनाक मचान पर चढ़ गया। अगले 14 घंटों के लिए पेड़ बाहर की ओर झुका था और नीचे 100 गज से भी गहरा पत्थरीला खड्ड था। मैं 3 रस्सियों से बना एक छोटा अस्थिर आसन पर बैठा था और उसके नीचे सिर्फ खड्ड की काली गहराई थी। जब मैं उस पेड़ पर चढ़ा था तब शेर कई बार गरजा। शाम तक वह बीच बीच में लंबे अंतराल पर अपनी मूक शिकायत जैसी दहाड़े देता रहा। उसकी अंतिम पुकार आधा मील दूर की पहाड़ी धार से सुनाई दी। इससे साफ हो गया कि शेरनी मारे गए शिकार के आसपास ही कहीं लेटी हुई थी और उसने आदमियों को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था। पिछले अनुभवों से मैं जानता था कि यह उसकी ओर से सीधी चेतावनी होती है, जैसे कह रही हो कि उसके शिकार के साथ छेड़छाड़ की गई है। वह अपना आक्रोश व्यक्त कर चुकी थी और फिर वहां से हट गई। पूरी रात मैं उन्हीं 3 पतली रस्सियों पर टिका रहा, लेकिन ना कुछ देखा ना सुना, और जब तक सुबह इबटसन नहीं आया। गिद्धों द्वारा मारे गए बैल को ढूंढने की भी कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि खड्ड गहरा था और ऊपर पेड़ की छाया भी थी। चूंकि बैल बड़ा जानवर था और शेरनी कई दिनों तक उससे भोजन कर सकती थी, हमने ये सोचा कि शायद वह शिकार को किसी और खुली जगह पर खींच कर ले जाएगी जहां हमें साफ लक्ष्य मिल पाए, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। शेरनी उस मारे हुए बैल पर फिर लौटी ही नहीं। 2 रात बाद हमारे पड़ाव के पीछे जो कड्डा बैल बंधा था उसे मार दिया गया। मेरी थोड़ी सी ढिलाई के कारण नरभक्षी को मारने का बड़ा अवसर हाथ से निकल गया। जो लोग उस मारे हुए कटड़े की खबर लाए थे, उन्होंने बताया कि जिस रस्सी से उसे मजबूती से बांधा गया था वह टूटी मिली। जानवर को खड्ड के किनारे से खींचकर ऊपर की ओर ले जाया गया था। यह वही खड्ड था जहां अप्रैल में मैकडॉनल्ड और मैंने इस शेरनी का पीछा किया था। उस दिन उसने अपना शिकार खड्ड से ऊपर ढलान की ओर ले जाकर खाया था।
इसलिए मैंने भी मूर्खतापूर्ण ढंग से यही मान लिया कि इस बार भी उसने ऐसा ही किया होगा। नाश्ते के बाद मैं और इबेटसन ये देखने निकले कि उस रात शिकार पर बैठने की क्या स्थिति है। जिस खड्ड में कड्डा मारा गया था वह 50 गज चौड़ा था और पैरों के आगे गहरी घाटी में उतर जाता था। लगभग 200 गज तक खड्ड सीधा था, फिर वह बाईं ओर मुड़ता था। मोड़ के आगे की ओर बाईं तरफ छोटे छोटे वृक्षों का एक घना समूह था, जिसके पीछे 100 गज की एक घास से ढकी धार थी। उन्हीं वृक्षों के पास एक छोटा सा पानी का कुंड था। मैं अप्रैल में कई बार इस खुड में गया था, लेकिन यह नहीं समझ पाया था कि यही छोटा वृक्ष समूह शेरनी के रहने की जगह हो सकता है। मैंने वह सावधानी नहीं बरती जो मुझे बरतनी चाहिए थी, और इसी गलती का परिणाम यह हुआ कि कुंड पर पानी पी रही शेरनी ने पहले मुझे ही देख लिया। उसके पास भागने के लिए एक ही सुरक्षित राह थी, सीधे ढलान पर ऊपर चढ़कर उस धार को पार कर सामने के शाल वन में निकल जाना। पहाड़ी बहुत तेज ढलान वाली थी, इसलिए हम उसके पीछे चढ़ नहीं पाए। हम नीचे की ओर खड्ड में ही चलते रहे जब तक कि एक शाम भर के चलने की बनाई राह ने उस ढलान को काटा नहीं। उस मार्ग से होते हुए हम धार तक पहुंचे। अब शेरनी एक तिकोने भूभाग में जा पहुंची थी। एक तरफ लद्या नदी, दूसरी तरफ पर्वत की चोटी। यह जगह ऐसी थी कि किसी भी जानवर के लिए फिर नीचे लौटना संभव नहीं था। यह क्षेत्र बड़ा नहीं था और उसमें रहने वाले कुछ हिरण अपने अपने ढंग से हमें उसकी स्थिति का संकेत देते रहे, लेकिन बीच में बहुत से गहरे वर्षा जल के पुराने नाले थे, जिनके कारण अंततः हमारा उससे संपर्क टूट गया और वह फिर जंगल में विलीन हो गई। हम अभी तक मारे हुए शिकार को देख नहीं पाए थे, इसलिए सांभर के चलने वाले बने हुए मार्ग से फिर खड्ड में उतरे। वहां हमें कड्डा छोटे वृक्षों के बीच छिपाया मिला। ये छोटे छोटे वृक्ष केवल 6 इंच मोटे थे, इसलिए उन पर मचान बांधना संभव नहीं था। सामने पहाड़ से लगी एक चट्टान थी, जिसमें लगभग 1 फुट चौड़ाई की जगह निकाली जा सकती थी, लेकिन नरभक्षी के मामले में ऐसा जोखिम लेना उचित नहीं था। हम शिकार छोड़ देना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि घास में छिपकर बैठ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि शेरनी अंधेरा होने से पहले लौट आए। अगर हम उसे पहले देख ले तो हमें गोली चलाने का ठीक मौका मिल सकता है। पर इस योजना में 2 खतरे थे। 1, अगर मौका न मिला और शेरनी ने हमें शिकार के पास देख लिया तो वह शिकार छोड़कर किसी दूसरी जगह चली जाती, जैसा वह पहले भी अपने मारे हुए शिकारों के साथ कर चुकी थी। मारे हुए शिकार और हमारे पड़ाव के बीच घना जुर्मुट था। अगर अंधेरे में हमें वहां से गुजरना पड़ता तो हम पूरी तरह शेरनी की दया पर निर्भर हो जाते। इसलिए मजबूरी में हमने ये निर्णय लिया कि शिकार उसी के लिए छोड़ दिया जाए और अगली सुबह किसी बेहतर मौके की आशा की जाए। अगली सुबह जब हम वापस पहुंचे तो पाया कि शेरनी शिकार को वहां से ले गई है। 300 गज तक वह एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर पैर रखती हुई गई थी, बिना कहीं पर घसीटने के निशान छोड़े। जहां से उसने शिकार उठाया था वहां से 300 गज आगे जाकर हमसे गलती हो गई। जमीन पर कई पुराने रास्ते थे, लेकिन कोई भी ताजा नहीं था। अंत में गोल गोल चक्कर काटते हुए हमने वह जगह ढूंढ ली जहां से शेरनी शिकार को ऊपर की ओर पहाड़ी पर ले गई थी। जिस पहाड़ी पर वह गई थी उस पर परनांग और कनक श्लाका बहुत घने उगे हुए थे। रास्ता ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन चढ़ाई बहुत कठिन थी। कहीं कहीं हमें घुमाव लेकर फिर से रास्ता पकड़ना पड़ता था। लगभग 1000 फुट ऊपर चढ़ने के बाद हम एक छोटे से पठार पर पहुंचे, जिसके एक ओर एक ऊंची चोटी थी। चोटी के नीचे की जमीन पर दरारें पड़ी थीं, जिनमें 2 से 6 फुट ऊंचे घने शाल के वृक्ष उगे थे। शेरनी ने शिकार इसी घने जंगल में छिपाया था, और जब हम उसके ठीक ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ रहे थे तभी हम उसकी उपस्थिति का ठीक अंदाज लगा पाए। हमने रुककर देखा कि कड्डे का कितना हिस्सा बचा है। इतने में हमारे दाईं ओर हल्की गुर्राहट सुनाई दी। हमने राइफलें संभाल कर 1 मिनट तक प्रतीक्षा की, फिर उस दिशा में आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर एक खुली जगह मिली जहां मुलायम घास पर शेरनी ने अपना बिस्तर जैसा बनाया हुआ था।
घास के दूसरी ओर पहाड़ ऊपर की तरफ 20 गज तक डला हुआ था। वहीं से वह आवाज आई थी। हम जितना संभव हो सकता था उतना चुपचाप ऊपर पहुंचे, लेकिन इतने में शेरनी उस ओर से निकलकर नीचे खड्ड की दिशा में चली गई और जाते हुए कलीजों और एक काकड़ को परेशान करती गई। उसका पीछा करना बेकार था, इसलिए हम वापस शिकार तक लौट आए। कटड़े में अभी भी पर्याप्त मांस बचा था, इसलिए हमने 2 पेड़ों को बैठने के लिए चुना और पड़ाव लौटकर तैयारी करने गए। मध्याह्न भोजन जल्दी निपटाकर हम फिर वहीं पहुंचे और उन पेड़ों पर चढ़ गए। हम 5 घंटे तक बिल्कुल निशब्द बैठे रहे। शाम होते ही हम पेड़ों से उतरे और दरारों वाली ऊंची नीची जमीन से फिसलते हुए अंधेरे में खड्ड तक पहुंचे। हम दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, पर चूंकि हम दोनों साथ थे, इसलिए बिना किसी घटना के रात 9 बजे तक पड़ाव पहुंच गए। अब इबटसन और उनकी पत्नी सेम में जितने दिन रह सकते थे रह चुके थे। अगले दिन वे अपनी 12 दिन की पैदल यात्रा शुरू करके अस्कोट के लिए चल पड़े। इबटसन ने मुझसे वचन लिया कि मैं अकेले शिकार का पीछा नहीं करूंगा और न ही 2 दिन से अधिक सेम में रुककर अपनी जान खतरे में डालूंगा। उनके 50 आदमियों और दंपति के चले जाने पर पड़ाव में केवल मैं और मेरे 2 नौकर ही रह गए। कुली गांव में प्रधान के घर के कमरे में रहे। दिन भर मैंने सबको लकड़ियां इकट्ठा करने में लगाया ताकि रात को आग जलती रहे। शेरनी आग से डरकर तो शायद न जाए, लेकिन कम से कम हमें यह पता चलता रहेगा कि वह हमारे तंबुओं के आसपास है या नहीं। शाम होने पर मैंने राइफल उठाई और लतिया नदी की ओर देखने गया कि क्या शेरनी वहां से नदी पार कर गई है। रेत में कई पदचिह्न मिले, पर कोई ताजा नहीं था। मैं निश्चिंत होकर लौट आया कि शेरनी अभी इसी ओर है। कुछ देर बाद अंधेरा घिरा और हमारे तंबुओं के पास एक काकड़ लगातार आधा घंटा बोलता रहा। यह निश्चित संकेत था कि शेरनी आसपास घूम रही है। अगली सुबह जब आदमी कटड़े खोलने गए, मैं भी उनके साथ गया, पर माइल्स चलने पर भी कोई निशान नहीं मिला। नाश्ते के बाद मैं संगम पर गया और वहां मछलियां पकड़ने में पूरा दिन बिता दिया। संगम मछलियों से भरा था और हालांकि मेरी पतली डोर कई बार टूट गई, फिर भी मैंने इतने महासीर पकड़ लिए कि पूरे पड़ाव के लोग भोजन कर सके। दूसरी शाम भी हमने पहले की तरह ही योजना बनाई। नदी के दाएं किनारे की खुली जमीन को ऊपर से देखने वाली चट्टान पर जाकर बैठना, ताकि अगर शेरनी नदी पार करे तो हम उसे देख सकें। इसलिए हम लद्या नदी पार कर गए। संगम वाले हिस्से से थोड़ी दूर जाते ही मुझे पहाड़ की ओर से एक सांभर और कुछ बंदरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। जब मैं चट्टान के पास पहुंचा तो मुझे शेरनी के पैरों के ताजा निशान मिले। मैंने उन निशानों को उल्टी दिशा में देखा, जहां से वह आई थी, और देखा कि जिन पत्थरों पर से उसने नदी पार की थी वे अभी भी गीले थे। बस कुछ ही मिनट जो हमने कैंप पर बासी फिशिंग लाइन सुखाने और चाय पीने में लगा दिए, इस देरी की कीमत बहुत भारी पड़ी। एक आदमी की जान चली गई, हजारों लोग डर में जीने लगे और मुझे कई दिनों तक मानसिक दबाव झेलना पड़ा। हालांकि मैं सेम में 3 दिन और रुका, लेकिन इसके बाद भी मुझे शेरनी पर गोली चलाने का दूसरा मौका नहीं मिल सका। 7 तारीख की सुबह जब मैं टनकपुर के लिए 20 मील की पदयात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी आसपास के गांवों के बहुत से लोग मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं उन्हें इस नरभक्षी के हवाले छोड़कर न जाऊं। स्थिति को देखते हुए मैंने जितनी सलाह दे सकता था दी और उनसे वादा किया कि जितनी जल्दी संभव होगा मैं वापस आऊंगा। अगली सुबह मैंने टनकपुर से रेल पकड़ी और लगभग 1 महीने बाहर रहकर डी नवंबर को नैनीताल लौट आया। मैंने 7 नवंबर को सेम छोड़ा था और 12 नवंबर को थाक गांव में शेरनी ने एक आदमी को मार दिया। ये खबर मुझे पहाड़ के नीचे वाले शीत निवास में पहुंचे कुछ ही समय बाद हल्द्वानी के वन अधिकारी के द्वारा मिली। मैं तुरंत तेजी से यात्रा करते हुए 24 तारीख की सुबह चूका पहुंचा। मेरा इरादा था कि चूका में नाश्ता करके थाक जाकर वहां मुख्य पड़ाव बनाऊं।
लेकिन थाक के प्रधान जो इस समय चूका में थे, उन्होंने बताया कि शेरनी द्वारा आदमी मारे जाने के बाद गांव का हर पुरुष, स्त्री और बच्चा थाक छोड़कर भाग चुका है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा, यदि आप थाक में पड़ाव डालोगे तो शायद आप स्वयं तो बच जाओगे, लेकिन अपने आदमियों को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। यह बात बिल्कुल सही थी। इसलिए प्रधान ने मेरी मदद की और चूका में ही ऐसा स्थान चुनकर दिया जहां मेरे आदमी सुरक्षित रह सकें और मैं भी उन हजारों लोगों से थोड़ा अलग रहकर काम कर सकूं जो अब जंगल में कटाई के लिए आने लगे थे। वन अधिकारी के आने के बाद मैंने टंकपुर के तहसीलदार से 3 मजबूत गड्ढे भेजने की व्यवस्था करवाई। मेरा अनुरोध तुरंत पूरा किया गया और तीनों जानवर पिछली शाम ही चूका पहुंच चुके थे। नाश्ता करने के बाद मैं एक कड्डा लेकर थाक की ओर चल पड़ा, उसे उसी स्थान पर बांधने के लिए जहां 12 तारीख को आदमी मारा गया था। थाक के प्रधान ने उस घटना का पूरा विवरण मुझे समझाया, क्योंकि वह खुद उसी दिन बाल बाल बचा था। उसी दिन दोपहर के समय वह अपनी 10 साल की पोती के साथ अपने घर से लगभग 60 गज दूर एक खेत में अदरक खोदने गया था। खेत 3 ओर से जंगल से घिरा था और ढलान पर होने के कारण उनके घर से दिखाई देता था। जब उसे और उसकी पोती को वहां कुछ देर हो गई तो उसकी पत्नी, जो घर के आंगन में धान कूट रही थी, अचानक जोर से बोली, क्या तुम बहरे हो गए हो? जंगल में चिड़ियां क्यों इतना शोर कर रही हैं? खेत के ऊपरी हिस्से की झाड़ियों में लाल सा कोई जानवर दिख रहा है। उस बूढ़े का सौभाग्य था कि उसने तुरंत समझ लिया। उसने कुदाली फेंकी, बच्ची का हाथ पकड़ा और दोनों भागकर सुरक्षित घर पहुंच गए। लेकिन आधे घंटे बाद शेरनी ने एक आदमी को मार दिया, जो प्रधान के घर से लगभग 300 गज दूर एक पेड़ की शाखाएं काट रहा था। शेरनी पीछे से दबे पांव आई, उसे शाखा से नीचे खींचा, मार डाला और खेत के किनारे घनी झाड़ियों में उसे घसीट ले गई। प्रधान द्वारा बताए गए विवरण के आधार पर मुझे वह पेड़ ढूंढने में जरा भी दिक्कत नहीं हुई। वह एक छोटा सा, थोड़ा गांठदार पेड़ था जो 2 खेतों के बीच 3 फुट ऊंचे किनारे पर खड़ा था। हर साल गाय भैंसों के लिए उसकी शाखाएं काटी जाती थी। थाक नाम का यह गांव पहले चांद राजाओं ने पुनिगिरी मंदिरों की सेवा करने के बदले इसके वर्तमान मालिकों के पुरखों को दान में दिया था। चांद राजा गोरखों के आने से बहुत पहले कई सदियों तक कुमाऊं पर राज किया करते थे। चांद राजाओं ने यह वचन दिया था कि थाक और उसके साथ के 2 गांवों की जमीन पर कभी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और इस वचन का सम्मान ब्रिटिश शासन ने भी पिछले 100 वर्षों तक बनाए रखा। पहले यह गांव सिर्फ घास फूस की झोंपड़ियों का एक छोटा सा समूह था, पर समय बीते बीतते ये पक्की ईंटों और पत्थर की छतों वाला एक अच्छा संपन्न गांव बन गया। इसकी समृद्धि केवल इसके खेतों की उपजाऊ मिट्टी से ही नहीं, बल्कि मंदिरों से होने वाली आमदनी से भी थी। कुमाऊं के अन्य गांवों की तरह थाक ने भी अपने सैकड़ों वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पर अपने लंबे इतिहास में यह गांव कभी भी इतना वीरान नहीं हुआ था जितना अब था। मैं जब पहले कई बार यहां आया था तो गांव मुझे गतिविधियों से भरा हुआ लगता था, लेकिन उस दोपहर जब मैं अपने जवान कटड़े को लेकर यहां पहुंचा तो यहां पूरी शांति थी। गांव के 100 से भी अधिक लोग अपने मवेशियों को लेकर गांव छोड़कर भाग गए थे, और केवल एक बिल्ली थी जो मुझे मिली और उसने जैसे मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव इतनी जल्दी छोड़ा गया था कि बहुत से घरों के दरवाजे खुले रह गए थे। गांव की पगडंडियों पर, घरों के आंगनों में और दरवाजों के सामने पड़ी धूल में मुझे शेरनी के पैरों के निशान दिखे। ये खुले दरवाजे इसलिए भी खतरनाक थे कि गांव का रास्ता उनके बिल्कुल पास से गुजरता था और शेरनी किसी भी घर के अंदर घुसकर छिप सकती थी। गांव से 30 गज ऊपर पहाड़ी पर कई गायों के रहने की जगहें थी, और वहां मैंने जितने जंगली लाल मुर्गे, कलीज और चिड़ियां जैसे सफेद सिर वाली सतभैया देखी, उतनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनका इंसानों से बिल्कुल न डरना साफ दिखाता था कि थाक के लोग इन पक्षियों को मारने के खिलाफ धार्मिक भाव रखते थे। इन गायों के ठिकानों के ऊपर बने हुए खेतों से
पूरे गांव का दृश्य साफ दिखाई देता था। प्रधान ने जो वर्णन मुझे दिया था, उसकी वजह से उस पेड़ को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, जहां से शेरनी ने अपना पिछला शिकार उठाया था। पेड़ के नीचे की मुलायम मिट्टी में खींचने घसीटने के निशान और सूखे खून के धब्बे बने थे। शेरनी ने मारे हुए आदमी को 100 गज आगे ले जाकर एक घनी झाड़ी में से निकलते हुए, जोते हुए खेत के ऊपर से होते हुए आगे के घने जंगल में ले गई थी। गांव के लोग घटना के बाद वहां तक तो आए थे। ये उनके पैरों के निशानों से साफ दिखाई देता था, पर जड़ से झाड़ी तक केवल एक ही रास्ता था, वही जिसे शेरनी ने अपने शिकार को खींचते समय बनाया था। किसी ने भी उस आदमी की लाश को वापस लाने की कोशिश नहीं की थी। मैंने पेड़ के नीचे की कुछ मिट्टी हटाई, उसकी एक मोटी जड़ निकालकर अपने कड्डे को उससे बांध दिया और पास के भूसे वाले गड्ढे से भरपूर भूसा लाकर उस जड़ को ढक दिया ताकि कड्डा आराम से खड़ा रहे। गांव पहाड़ की उत्तर दिशा में था, इसलिए उस समय यह पूरा हिस्सा छाया में आ गया था, और अगर मुझे अंधेरा होने से पहले अपने पड़ाव पर लौटना था तो अब चलने का समय हो गया था। गांव से बाहर निकलकर मैं उन खुले दरवाजों वाले खतरनाक रास्तों से बचते हुए नीचे वाली पगडंडी पर आ गया। गांव छोड़ते ही रास्ता एक बहुत बड़े आम के जैसे था। उस पेड़ की जड़ों से ठंडा और साफ पानी निकलता था। यह पानी पत्थर की एक चट्टान बने खांचे से बहकर नीचे एक छोटे से तालाब में गिरता था और फिर मिट्टी को गीला कर देता था। मैंने ऊपर जाते समय यहां से पानी पिया था और गीली मिट्टी पर मेरे पैरों के निशान बने थे, लेकिन लौटते समय जब मैं यहां पहुंचा तो मेरे पैरों के निशानों पर शेरनी के था पैरों के निशान बने हुए थे। पानी पीने के बाद शेरनी इस रास्ते से हटकर बिच्छू बूटी और घनी झाड़ियों वाले तट से होकर गांव में घुसी थी, और संभव है कि जब मैं ऊपर कड़ा बांध रहा था उसने मुझे देख लिया हो और ये उम्मीद कर रही हो कि मैं वापस भी उसी रास्ते से लौटूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैंने यह खतरा भांप लिया था और दूसरी बार मैंने लंबा घुमावदार रास्ता चुना। मैंने चूका से थाक आते समय हर कदम पर सतर्कता बरती थी, और अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि पैरों के निशानों से हसाफ हो गया कि शेरनी ने पूरे रास्ते पर दूर से पीछा किया था। अगली सुबह जब मैं फिर थाक गया तो देखा कि उसने वहां से नीचे चूका के खेतों तक मेरा पीछा जारी रखा था। रात में मैं अपने साथ लाई हुई रोशनी में पढ़ नहीं सका, इसलिए भोजन के बाद मैं अलावा के पास बैठा। अलावा की गर्मी सुख थी और उसने मुझे सुरक्षा का एहसास भी दिया। मैं स्थिति पर पूरी तरह विचार करता रहा और सोचा कि किस तरीके से शेरनी को बीच में फंसाया जा सके। 22 तारीख को घर से निकलते समय मैंने वचन दिया था कि 10 दिनों में लौट आऊंगा और यह नरभक्षी को मारने का मेरा अंतिम अभियान होगा। चौगढ़ की शेरनी और रुद्रप्रयाग के तेंदुए के पीछे बिताए हुए महीनों ने मेरे शरीर और मेरे घर वालों को थका दिया था। यदि 30 नवंबर तक मैं इस नरभक्षी को मारने में सफल नहीं हुआ तो यह काम किसी और को करना पड़ेगा। यह 24 तारीख की रात थी। मेरे पास केवल 6 दिन थे। शेरनी के व्यवहार से स्पष्ट लग रहा था कि वह अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए बेचैन है, इसलिए उससे सामना होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहाड़ों में शेरनी को मारने का सबसे सफल तरीका यही है कि मारे गए शिकार या बांधे हुए जानवर के पास किसी पेड़ पर बैठा जाए। यदि उस रात उसने थाक में बांधे कटड़े को नहीं मारा तो अगली रात और फिर उसके बाद की रातों में मैं बाकी 2 कड्डों को उन जगहों पर बांधूंगा जिन्हें मैंने पहले से चुना हुआ है। लट्ठों की आग जलाकर जो रात भर जलती रहेगी, मैं तंबू में सोने चला गया और पीछे छोटे जंगल में काकड़ की आवाज सुनते हुए सो गया। अगली सुबह जब नाश्ता तैयार हो रहा था, मैंने राइफल उठाई और चूका तथा सेम के बीच नदी के दाएं किनारे किनारे फैले हुए रेत वाले क्षेत्र में शेरनी के चलने के निशान गमन मार्ग ढूंढने के लिए निकल गया। खेतों के आगे ये रास्ता कुछ दूर तक झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ों वाले जंगल से होकर जाता है। यहां मुझे एक बड़े नर तेंदुए के पैरों के निशान मिले। संभव है कि यही वही जानवर था जिसने पिछली रात काकड़ को डराया था। एक छोटा नर शेर पिछले हफ्ते कई बार लदकिया नदी को पार कर चुका था
और उसी समय नरभक्षी शेरनी ने भी केवल एक बार सेम की तरफ से आकर नदी पार की थी। एक बड़ा नर भालू मेरे आने से कुछ देर पहले रेत पर से होकर गुजरा था, और जब मैं वापस खेमे पड़ाव में आया तो ठेकेदारों ने बताया कि सुबह काम बांटते समय उनका एक भालू से सामना हो गया था। भालू इतना डराने वाला लगा कि मजदूरों ने उस जगह काम करने से मना कर दिया जहां उसे देखा गया था। हजारों मजदूर, ठेकेदारों ने संख्या लगभग 5,000 बताई, अब चूका और कुमाऊं चक में पेड़ काटने, लकड़ी चीरने और उसे नीचे सड़क तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। जब इतना बड़ा दल काम में लगा होता तो वे डर कम करने के लिए जोर जोर से बोलते और चिल्लाते रहते थे। कुल्हाड़ियों और आरों की आवाज, बड़े बड़े पेड़ों का पहाड़ी ढलानों पर गिरना, हथौड़ों से चट्टानों को तोड़ने की धप धप और हजारों मजदूरों की चहल पहल और चिल्लाहट, इस शोर को बताया नहीं जा सकता। इसे कल्पना में ही बेहतर समझा जा सकता है। इतने बेचैन और डरे हुए लोगों में बार बार भय फैलना स्वाभाविक था। अब मुझे कई जगहों की जांच करनी पड़ रही थी और बहुमूल्य समय उन झूठी अफवाहों की पड़ताल में खो रहा था कि शेरनी ने यहां या वहां किसी को मार दिया है। शेरनी का डर लद्या घाटी में ही नहीं, बल्कि कालदूंगा से लेकर नीचे शारदा नदी तक लगभग 50 वर्ग मील क्षेत्र में फैल चुका था, और अब इस क्षेत्र में 10,000 और लोग भी काम कर रहे थे। अगर त्सावो के नरभक्षी सिन्हों का उदाहरण न होता, जहां सिर्फ 2 शेरों ने रात रात भर हमला करके उगांडा रेलवे का काम महीनों रोक दिया था, तो ये बात अविश्वसनीय लगती कि एक अकेली शेरनी इतनी बड़ी संख्या को डराकर काम रुकवा दे। अब हम कहानी पर लौटते हैं। 25 तारीख को नाश्ता करने के बाद मैं कटड़े, बांधा हुआ बैल को लेकर थाक की ओर चल पड़ा। चूका के खेतों से आगे रास्ता पहाड़ की तली के साथ लगभग आधा मील जाता है, फिर 2 भागों में बांटता है। एक रास्ता थाक की तरफ ऊपर चढ़ता है और दूसरा कोट किंदरी की ओर ले जाता है। रास्ते के मोड़ पर मुझे शेरनी के पगचिह्न मिले। उनका पीछा करते हुए मैं थाक पहुंचा। पिछली शाम वह मेरे बाद पहाड़ से नीचे उतरी थी। इसका मतलब था कि उसने कटड़ा नहीं मारा। यह बात थोड़ी निराशाजनक जरूर थी, पर असामान्य नहीं, क्योंकि शेर तब तक शिकार नहीं मारते जब तक उन्हें भूख न हो। मैंने कड्डों को अलग अलग जगहों पर बांध दिया, वैसे स्थान जहां शेरनी आने जाने की आदी थी। सब 20 तारीख की सुबह मुझे पूरा विश्वास था कि इनमें से एक कटड़ा जरूर मारा हुआ मिलेगा और मुझे शेरनी पर गोली चलाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन तीनों कटड़े सुरक्षित थे। अब यह साफ हो गया कि शेरनी की रुचि कड्डों में नहीं, बल्कि उसी पथ में थी जहां से वह रोज गुजर रही थी। इसलिए मैंने उसी रास्ते पर बैठकर घात लगाने का फैसला किया। चेतावनी के लिए मैंने एक बकरी को गले घंटी बांधकर उसी पर बांध दिया। शाम 4 बजे मैं पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और अपने आदमियों को अगली सुबह ही बजे लौटने को कह दिया। और इस तरह मैंने अपनी निगरानी शुरू ही ठंडी हवा चलने लगी। मैं अपने कंधों पर को टड़ा रहा कि अचानक मचान की तरफ की रस्सी ढीली हो गई, जिससे बैठने की जगह और भी असुविधाजनक हो गई। 1 घंटे बाद तेज आंधी चली। बारिश बहुत देर तक नहीं हुई, लेकिन जितनी हुई उसने मुझे पूरी तरह भिगो दिया और मेरी परेशानी और भी बढ़ गई। मैं पूरे 16 घंटे पेड़ पर बैठा रहा, लेकिन इस दौरान न कुछ दिखा और न ही कोई आवाज सुनाई दी। सुबह खोट बजे मेरे आदमी आ गए और मैं गर्म पानी से नहाकर और अच्छा भोजन करने के लिए पड़ाव लौट गया। फिर मैं अपने 6 आदमियों को साथ लेकर थाक की ओर चल पड़ा। रात में हुई बारिश ने रास्ते पर बने सभी पदचिह्न मिटा दिए थे। जिस पेड़ पर मैं बैठा था उससे कुछ दूर ऊपर मुझे शेरनी के ताजा पग चिन्ह दिखाई दिए। पता चला कि वह जंगल से निकलकर उसी रास्ते थाक की ओर गई थी। मैं छिपकर पहले वाले कड्डे के पास पहुंचा तो देखा वह रास्ते पर सोया पड़ा था। शेरनी उसके चारों ओर घूमी थी, फिर थोड़ी दूर तक रास्ते पर चली और पहाड़ी की तरफ चढ़ गई। उसके पैरों के निशान देखते हुए मैं दूसरे कटड़े की ओर बढ़ा। जैसे ही वहां पहुंचा, 2 नीली हिमालयी मैना पक्षी जमीन से उड़कर चीखती हुई नीचे की ओर भागीं। इन पक्षियों ने यह साफ बता दिया, कटड़ा मर चुका था। थोड़ा बहुत खा भी लिया गया था,
लेकिन उसे शेरनी उठाकर नहीं ले गई थी और वह इस समय आसपास नहीं थी। मैंने ठूंठ तक जाकर देखा कि कड्डे को रास्ते से घसीट कर हटाया गया था। उसकी जांच करने पर यह पता चला कि उसे शेरनी ने नहीं मारा, बल्कि बहुत संभव है कि उसे जहरीले सांप ने काटा हो, क्योंकि इस इलाके में फनियर सांप बहुत थे। रास्ते में उसे मरा मिला तो शेरनी ने उसे थोड़ा खा लिया और उसे छाड़ियों में पत्तों से ढक दिया था। शेर साधारणतः मरा हुआ जानवर नहीं खाते, लेकिन कभी कभी ऐसा कर भी लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बार मैंने एक तेंदुए की लाश जंगल की पट्टी पर छोड़ दी थी। जब अगले दिन अपना चाकू लेने लौटा तो देखा कि एक शेर उस लाश को उठाकर 100 गज दूर ले गया था और उसका 2/3 हिस्सा खा चुका था। चूका से लौटते समय मैंने अपना पिछली रात का मचान तोड़ दिया था और मेरे 2 आदमी बादाम के पेड़ पर नया आसन तैयार कर रहे थे। पेड़ बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मचान नहीं बन पाया। बाकी 4 आदमी झरने से पानी लाने गए थे ताकि मेरे लिए चाय बन सके। शाम 4 बजे तक मैंने चाय, बिस्कुट और थोड़ा हल्का भोजन कर लिया। यह अगले दिन तक के लिए काफी था। मेरे आदमियों ने मुझसे विनती की कि रात में उन्हें थाक के किसी घर में रुकने दिया जाए, पर मैंने उन्हें वापस पड़ाव भेज दिया। यह जोखिम था, पर थाक में रुकना उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक था। मेरा आसन 2 मोटी शाखाओं के बीच रस्सियां बांधकर बनाया गया था और पैरों के सहारे के लिए नीचे कुछ रस्सियां लगी थी। मैं आराम से बैठ गया और शाखाओं को थोड़ा अपनी ओर खींचकर एक छोटी सी खिड़की जैसी जगह छोड़ दी, जिसे मैं बाहर देख भी सकता था और जरूरत पड़ने पर गोली भी चला सकता था। ज्यादा देर नहीं हुई कि 2 मैना वहां आ गई और फिर और कई। वे 9 दिन पुराने मृत कटड़े के मांस पर चोंच मारने लगीं। उनके वहां रहने से मुझे थोड़ी देर सोने का मौका मिल गया, क्योंकि अगर शेरनी आती तो वे जरूर शोर मचाती और उनके उड़ते ही मैं सावधान हो जाता। रात को चांद निकल आया। पिछली बारिश ने हवा साफ कर दी थी, इसलिए रोशनी बहुत सुंदर थी। मैं 150 गज दूर खेत में सांभर और उसके बच्चे को साफ देख पा रहा था। मरा हुआ कड्डा तो मेरे सामने ही लगभग 20 गज पर था। थोड़ी देर बाद ऊपर पहाड़ पर काकड़ बोलने लगा और फिर अचानक गांव की ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी, मानो किसी मनुष्य को अत्यंत दर्द में पटक दिया गया हो। मैं पेड़ से छलांग लगाकर भागने ही वाला था कि मुझे याद आ गया कि मैंने अपने सभी आदमियों को जाते हुए गिन कर देखा था, इसलिए यह चीख किसी आदमी की नहीं हो सकती थी। यह आवाज गांव के खाली घरों से आई थी। फिर सब शांत हो गया। रात 10 बजे नीचे गेहूं के खेत में एक काकड़ भागता हुआ आया और उसके तुरंत बाद शेरनी ने 2 बार दहाड़ा। अब वह गांव छोड़ चुकी थी और निश्चित ही उसी पथ से आने वाली थी जिस रास्ते से वह रोज आती जाती थी। मैं चांदनी से लेकर फिर सुबह की रोशनी होने तक पूरी रात बैठा रहा, पर वह नहीं आई। सुबह मेरे आदमी वापस आए और लकड़ियां लाए। थोड़ी देर में मैंने चाय पी और पड़ाव लौट आया। वहां पहुंचा तो देखा बहुत सारे लोग मेरे तंबू के पास बैठे हुए थे। और दोस्तों, कहानी का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि कहानी लंबी है, इसलिए भागों में सुनने गए। आगे ये कहानी और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि ये कहानी और भी दोस्तों तक पहुंचे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपकी रूह तक उतर जाएंगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर।